इस वीक दिखाने वाला हूं मैं आपको एक ऐसी जगह जो किसी महाराजा के जिद का परिणाम है। एक छोटी सी बेइज्जती जो जिद बन गई और उस जिद ने फिर इतिहास बना दिया। आज भी इस इमारत का हर एक पत्थर उस जिद का गवाह है। कहते हैं कि इस जगह की रातें इतनी शांत होती हैं कि हवा के हर एक झोंके को आप सुन सकते हो। ऐसी ही किसी रात में कुछ लोग एक खिड़की से हल्की रोशनी आते हुए देखे, फिर कुछ ही मिनट बाद वो रोशनी अलग अलग खिड़कियों से दिखने लगी, जैसे वहाँ कोई टहल रहा हो। अगली सुबह जब सबने स्टाफ से पूछा तो पता चला कि उस तरफ रात में कोई नहीं जाता। स्थानीय लोगों का मानना है कि रोशनी महाराजा के ज़माने की यादें हैं, जब देर रात तक महल में मीटिंग्स चला करती थी। ये कोई डरावनी चीज़ नहीं, बल्कि इतिहास की एक छोटी सी परछाई है। ट्रिप बहुत करे, लेकिन ट्रिप में वो यादगार रहेगा कि हाँ याद है यार कि हम पैदल भी चले और बर्फ के मजे में। जब मैं चैल की सुनसान सड़क पर अकेले पैदल पैलेस की तरफ बढ़ रहा था तो मथुरा से आए इन भाइयों ने मुझे लिफ्ट दिया था। गाड़ी थोड़ी ही देर में बर्फ में फंस गई थी और हमें आगे फिर से वॉक करते हुए बढ़ना पड़ा था। कल शाम का फ्रेश स्नो अभी भी देवदार के हरे पत्तों पर रूई के फाहे की तरह जमा हुआ था। चैल की ठंडी हवा आज सिर्फ सुनाई ही नहीं दे रही थी, बल्कि पूरे शरीर को जमा भी रही थी। लोग ऊपर तक जाने की आशा त्याग कर सड़क पर ही स्नो से खेल रहे थे। बात दरअसल ये है कि शिमला हेवी स्नोफॉल के कारण कंप्लीटली चोक कर गया था, और चूंकि हम लोग शिमला से नीचे करीब 10-12 किलोमीटर शोगी में रुके हुए थे, इसलिए हमारे पास ऑप्शन था कि कंडा घाट होते हुए चैल जाने का। सो हम निकल पड़े। रास्ते में उल्टी तरफ 2-3 किलोमीटर तक गाड़ियों का लंबा जाम साफ बता रहा था कि शिमला में सिचुएशन कैसा है। कंडा घाट होते हुए जब आप साधु पुल पहुंचते हो तो यहाँ का नज़ारा आपको एक अलग ही फील देगा। चारों तरफ पहाड़ और बीच की वैली में बहती हुई आसन नदी। आप थोड़ी देर बस यहाँ बैठ जाओ। पंछियों की आवाज़, जंगल की हवा और ये पैनोरामिक व्यू, क्या ही और चाहिए जिंदगी में। आसन नदी को अलविदा कहकर जब आप थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हो तो चढ़ाई स्टीप होने लगता है। हवा अचानक से ही हमारे लिए बहुत ठंडी होने लगी थी और फिर थोड़ी ही देर में सड़क के दोनों तरफ बर्फ था। हम लोग जितना हो सकता था उतना ऊपर तक गए, फिर गाड़ी रोड पर ही पार्क कर दिया। अभी भी पैलेस करीब 5 किलोमीटर दूर था, इसलिए कविता ने गाड़ी में ही रुकने का डिसीजन लिया और मेरी एक और 10 किलोमीटर की स्नो ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई। हेलो हेलो। देवदार के हरे भरे जैंट ट्रीज, जंगल से लेकर सड़क तक बर्फ की सफेद चादर और उस पर सोलो चलते जाना, ऐसा लगता था जैसे मैंने खुद को नेचर के हाथ में दे दिया हो। बीच बीच में आइस पर जब सनरेज पड़ता था तो वो डायमंड सा चमकता हुआ दिखता था। चलते चलते कभी ठिठुरते हुए बंदर दिख जाते थे तो कभी बर्फ पर आराम करते हुए कुत्ते, कभी दूर से किसी पक्षी के पंख फड़फड़ाने की आवाज़ आती थी तो कभी अपनी ही सांसों से निकलता हुआ धुआं सामने दिख जाता था। मैं अकेला चल रहा था। बीच बीच में बर्फ में फंसा हुआ कुछ कार और वहीं पर कुछ टूरिस्ट दिख जाते थे। बच्चों के ग्राउंड, पार्क, चेल मार्केट, हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, सब एक से दिख रहे थे, बिल्कुल सफेद। आप लोकल हो? हाँ, लोकल। यहीं के। यहाँ से कितना दूर होगा अभी पैलेस? पैलेस तो अभी है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। मैं वॉक ही कर रहा हूँ पिछले 5 किलोमीटर से। बढ़िया है। चलो, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। आप यूट्यूब पे चैनल है? हाँ, चैनल है। क्या नाम है? AM गुग्गू, AMGUGGU। फाइनली पैलेस का गेट आ गया और
200 रुपए का एंट्री टिकट लेकर मैं अंदर चला गया। यहाँ भी मैं कंपाउंड में अकेला ही चल रहा था। साथ कोई था तो बस देवदार और पाइन के ट्रीज और ये सड़क। सूरज क्षितिज की तरफ बढ़ने लगा था। कविता उधर अकेले वेट कर रही थी, इसलिए अपहिल पैलेस की तरफ मुझे दौड़ना पड़ा और कुछ ही मिनट बाद सामने था चैल पैलेस। तो अभी मैं चैल पैलेस में खड़ा हूँ। आप देख सकते हो नज़ारा यहाँ का कितना सुंदर है, क्योंकि कल और परसों लगातार 2 दिन चैल में स्नोफॉल हुआ है। ये पैलेस के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बात है ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी के एंड का, जब शिमला में एक पार्टी चल रही थी। वहाँ पे राजा भूपेंद्र सिंह को, जो कि पटियाला के महाराजा थे, उनको बुलाया गया था और अचानक से वहाँ पे स्नो स्टॉर्म आ गया। तो स्नो स्टॉर्म आने के कारण थोड़ी सी भगदड़ सी मच गई और महाराजा भूपेंद्र सिंह जो थे वो ब्रिटिश वायसराय के घर की तरफ चले गए और वहाँ जाने पर उनको एंटर करने ही नहीं दिया गया। ब्रिटिशर्स ने अलाउ ही नहीं किया कि कोई भी इंडियंस हमारे घर में अलाउड नहीं है। ये थोड़ा सा हर्ट किया महाराजा भूपेंद्र सिंह को और वो वहाँ से चुपचाप लौट गए पटियाला। पटियाला लौटने के बाद उन्होंने यहाँ चैल में एक लैंड खरीदा, बहुत बड़ा लैंड, और ये पैलेस बनाया जस्ट टू शो देम, टू शो द ब्रिटिशर्स कि भाई तुम शिमला में रह रहे हो, मैं चैल में शिमला से भी ऊपर रह रहा हूँ। बड़ा ही शटल वे में उन्होंने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं किया, बस ये पैलेस बनवाया और ब्रिटिशर्स को अपने ईगो का एक मैसेज भी कन्वे कर दिया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है चैल पैलेस के बारे में और मैं बहुत ही सही टाइम पे यहाँ मैं कहूँगा आया हूँ। आप देख सकते हो मौसम अब खुल गया है और पूरा स्नो है यहाँ पे। मैं पहले जब भी आया हूँ यहाँ 2 बार और आया था, पूरा ग्रीन ग्रास था एक्चुअली स्नो के नीचे जो दब गया है, पर अभी तो अलग ही लेवल है इस जगह का। आज भी महाराजा भूपेंद्र सिंह के मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें पैलेस के अंदर में रखा हुआ है। आप आकर विजिट कर सकते हो और देख सकते हो। यहाँ पे एक रॉयल फैमिली के एंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट ग्राउंड भी बनवाया गया है, जो कि एक टाइम पे वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट प्लेग्राउंड था। अब तो पता नहीं मुझे, मैं श्योर नहीं हूँ कि अभी भी है, क्योंकि धर्मशाला में भी एक बन गया है और हो सकता है वर्ल्ड में कहीं और भी हो, पर एक टाइम पे ज़रूर चेल का रॉयल प्लेग्राउंड जो क्रिकेट का था वो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड था। तो बाकी के लिए बने रहिए, मैं चेल कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। सो आई होप कि आप वीडियो को एंजॉय करोगे। थैंक यू। चैल से अब लौटने का वक्त हो गया था। कुछ कार्स जो बर्फ से निकल गए थे अब साथ चल रहे थे। सूरज भी पहाड़ के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। कविता और मैं वापस शोगी की तरफ मुड़ गए थे, कुछ कभी न मिटने वाली यादों के साथ। अगर आपको शहर से दूर शांति पसंद हो, अगर आपको घने देवदार के जंगल पसंद हो, अगर आपको हिस्ट्री के आत्मसम्मान की गाथा से रूबरू होना हो, तो एक बार चैल से आकर ज़रूर मिलिए।